हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसपी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो पर। तो बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स के बारे में। देखिए न्यूमेरिकल क्या होता है, यानी कि अगर आप बात करें तो आंकिक प्रश्न भी आप इन्हीं को कहते हैं। देखिए अगर हम बात करें फिजिक्स की और फिर बात करें चाहे हम केमिस्ट्री की, दोनों ही सब्जेक्ट, देखिए चाहे फिजिक्स की बात करें चाहे हम केमिस्ट्री की बात करें, दोनों ही सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, अगर बच्चों फिजिक्स की प्रॉपर बात करें तो यहाँ पर 15 से 20 नंबर के न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 में भी देखने को मिलेंगे। न्यूमेरिकल को ही बच्चों आंकिक प्रश्न कहते हैं, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इनको सॉल्व करना कैसे है, देखिए हर एक चीज़ का एक नियम होता है, उस नियम से अगर आप चलते हो, यानी कि रोड पर चलने का भी एक नियम होता है, सदैव आपको अपने उल्टी साइड पर चलना चाहिए, यानी कि उल्टा हाथ जिधर रहता है उधर चलना चाहिए। तो ऐसे ही हर एक चीज़ का एक रूल होता है, नियम होता है, रेगुलेशन होती है। ठीक है, तो अगर आप फिजिक्स या केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का भी एक नियम होता है। ठीक है, और उन नियम से अगर आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हो तो अगर वो न्यूमेरिकल 1 नंबर का है तो पूरा आपको 1 नंबर ही मिल जाएगा। अगर वो न्यूमेरिकल मान लीजिए 5 नंबर का है तो पूरे आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक, तो हर एक चीज़ को करने का एक नियम होता है, उस नियमबद्ध तरीके से अगर आप करोगे तो वहाँ पर आपको पूरे नंबर मिलने के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे ही फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे, और आप हर एक न्यूमेरिकल को ऐसे ही सॉल्व करेंगे ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर ना कटे। 1 नंबर की जो मैं बात कर रहा हूँ, आपका आधा नंबर भी ना कटे। समझ में आ गए? तो देखिए बच्चों, एक हमारे पास न्यूमेरिकल है, पहले इसको ध्यान से पढ़िए। अब कोई भी न्यूमेरिकल होगा आपको हर एक न्यूमेरिकल को पहले ध्यान से पढ़ना रहेगा। देखिए एक बिंदु आवेश से 1 मीटर की दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर है, तो विद्युत आवेश की गणना कीजिए। अब देखिए अभी आपको शायद कुछ समझ में ना आ रहा, लेकिन जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आपको करना क्या है, एक हेडिंग लगाना है ब्लैक पेन से, गिवन। क्या हेडिंग लगानी है आपको? गिवन। गिवन का मतलब होता है दिया गया। इस सवाल में हमें क्या क्या दिया गया, देखिए एक बिंदु आवेश है, उससे 1 मीटर की दूरी पर, देखिए दूरी को हम किससे यहाँ पर डिवाइड करेंगे, r से, तो r इक्वल टू कितना दिया गया, 1 मीटर। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, इतनी दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बच्चों हम किससे लिखते हैं, ई से। ई इक्वल टू दिया गया है 450 वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, 450 वोल्ट प्रति मीटर दिया गया है। तो विद्युत आवेश की गणना करना, यानी कि हमें विद्युत आवेश को बच्चों हम लिखते हैं क्यू से। क्यू इक्वल टू हमसे पूछा गया है, यानी कि आपको क्यू बताना है, क्यू क्या होगा, क्यू इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब बच्चों क्या है, आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए जिसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। देखिए अगर आपको पहले फार्मूला नहीं याद हो रहा था, लेकिन अब अगर आपने फार्मूला को पढ़ा है, अगर आप इतनी चीज़ें लिखोगे ना तो आपको फार्मूला जो है वो ध्यान आ जाएगा। बच्चों यहाँ पर एक फार्मूला होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए बच्चों यहाँ पर आपको के भी लिखा हुआ मिलेगा, Q अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि Q हम ज़्यादातर नहीं लिखते हैं, वो सॉरी बच्चों K हम ज़्यादातर नहीं लिखते हैं। देखिए K क्या होता है, ये परावैद्युतांक होता है। ठीक है, K तो इसका माध्यम का परावैद्युतांक होता है। अब K का मान सदैव हम कितना मानते हैं, 1। अगर आप इसमें 1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, इतना ही आएगा। तो इसीलिए इसको कभी कभी हम K को नहीं लिखते हैं। अगर हम किसी भी न्यूमेरिकल में K को नहीं लिखते हैं सॉल्व करते समय तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, हर एक चीज़ को मैनेज करिएगा। ठीक, अगर मैं आपको नहीं बताता तो शायद आप कंफ्यूज हो सकते थे। एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, जब आप इस न्यूमेरिकल को आपने सॉल्व किया था तो आपको इधर वाला ए वैल्यू जो आपको दिखाई दे रही, ए वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चाहे आप के भी रख सकते हो, इसका एक कांस्टेंट मान होता है, एक मान होता है जिसको बच्चों हम कहते हैं 9 इंटू में 10 की पावर 9, 9 गुणे 10 की घात 9। ठीक है, ये जो है बच्चों ये मान कांस्टेंट होता है, इसका मान यही होता है। तो अगर बच्चों अब हम जो नया सूत्र हमारा बन के आया इसको इधर देखिए, इसको याद रख लीजिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए E इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पर जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा है उसकी जगह पर हम कितना लिख देंगे बच्चों, 9 इंटू 10 की पावर 9 लिख देंगे। तो इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, 9 गुणे 10 की पावर 9। अब इंटू में Q
अपोन में है बच्चों आर स्क्वायर। अब बच्चों आर स्क्वायर ये हमारा न्यूमेरिकल इसका जो सूत्र है, अब ये जो फाइनली हमारा ऐसा कुछ सूत्र बन के आ गया। अब हमें इसमें मान रखने में आसानी हो जाएगी। देखिए बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू हमें दिया गया 450 वोल्ट इक्वल टू 1/4πε0 का मान तो ये है, इसको हम ऐसे ही रख लेते हैं। इनटू में Q हमसे पूछा गया है, इनटू में R का मान दिया गया है। यहाँ पर देखिए R 1 मीटर। अब इसको R का स्क्वायर करेंगे, 1 गुणे 1 का स्क्वायर करेंगे तो Q/1 ही आएगा। ऐसा ही तो आने वाला है, इसमें कोई दिक्कत तो होने वाली नहीं शायद। ठीक है, अब देखिए बच्चों 450 इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इंटू में Q, इतना ही तो आएगा ना। ठीक है, हमें निकालना क्या है, Q चाहिए। Q चाहिए नहीं चाहिए? ठीक है, हम क्या करेंगे, देखिए Q अगर हमें निकालना है तो हम लिखेंगे 450 अपोन में इसके साथ में A है, A आ जाएगा नीचे 9 इंटू 10⁹। ये बेसिक मैथ है, आपने पढ़ी होगी। Q इक्वल टू, यहाँ पर आप Q लिख सकते हैं। अब देखिए 9×45 ऊपर कितना आ गया बच्चों, 50 बटे कितना है 10⁹9। देखिए 10⁹9 यानी कि यहाँ पर कोई भी सिंबल नहीं लगा है, तो इसका मतलब ये किसकी है, प्लस की है। अब बच्चों देखिए Q इक्वल टू 50 अपोन 10⁹9। अब बच्चों 10⁹9 हमें ऐसा लिखा हुआ अच्छा नहीं लग रहा, आप ऐसे कर देंगे इतने कूलाम है, ये भी आपका मान सही है अगर ऑप्शन में ऐसा मिलता है, अगर ऑब्जेक्टिव आता है। नहीं तो आप थ्योरेटिकल में अगर इतना छोड़ देंगे तो शायद आपके नंबर काट सकता है, तो इसको आप सही करके लिख देंगे। क्या लिख देंगे, Q इक्वल टू 50 इंटू में 10⁹9 है, इनको आप ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएंगे 10⁻⁻9। ठीक है, और इधर आप लिख देंगे कूलाम। ये आपका फाइनली आंसर आ गया। अगर आप इसी सवाल को, इसी आंसर को थोड़ा और शॉर्ट करना चाहते हैं, शॉर्ट करने का मतलब आप अगर इसको थोड़ा और शॉर्ट करके लिखना चाहो तो इस जीरो को हटा दो। देखिए बच्चों, एक जीरो लगाए तो इसका मतलब एक घात प्लस की है, और अगर माइनस की एक घात से प्लस की एक घात घट जाएगी तो क्या बचेगा, 5 गुणे 10⁻⁻8 कूलाम, इतना भी बचेगा, इतना बचेगा। अगर इसमें आपको कन्फ्यूजन हो रहा तो आप मत लगाइए, इतना रखिए, इतना न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आपको इस विधिवत तरीके से तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ये चीज़ याद रखना, ऐसे आपको हर एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। और बच्चों ऐसा न्यूमेरिकल है जो आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे ना, वहाँ पर आपको ये न्यूमेरिकल मिलेगा। ठीक है, अगला देखिए बच्चों, अगला न्यूमेरिकल क्या है, इसको भी ध्यान से समझ लीजिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देखिए अगला हमसे न्यूमेरिकल कह रहा है कि 3.2 वोल्ट की एक बैटरी है। देखिए 3.2 वोल्ट की एक बैटरी है, 1.5 ओम प्रतिरोध में 2 एम्पियर की धारा भेज रही है, यानी कि 1.5 ओम जो प्रतिरोध है उसमें 2 एम्पियर की धारा भेज रही है। कह रहा है कि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखिए आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध में संबंध आपको पढ़ाया गया। ठीक है, ठीक है, अगर आप इसमें भी गिवन वैल्यू करके सारा कुछ लिखोगे, देखिए पहले आप हेडिंग लगाओगे गिवन। देखिए बच्चों यहाँ पर एक चीज़ हमने छोड़ दी, मिस्टेक करती। देखिए यहाँ पर गिवन वैल्यू लगा के फिर आप उसके एक नीचे हेडिंग लगा सकते हैं सॉल्व। ठीक है, ये भी आप लगा सकते हो, कोई टेंशन नहीं। पहले गिवन वैल्यू लिखेंगे, फिर उसके बाद सूत्र लिख के, फिर उसके बाद में आप सॉल्व लिख के सूत्र लिख सकते हैं, तब भी कर सकते हैं। अन्यथा आप ऐसे भी करेंगे तब भी सही है, या फिर आप सॉल्व हेडिंग जरूर लगाएंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमने गिवन वैल्यू लगा दी हेडिंग। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं गिवन वैल्यू। देखिए 3.2 वोल्ट की एक बैटरी है, एक बैटरी है, तो इसका मतलब E इक्वल टू हमें दिया गया है 3.2 वोल्ट। ठीक है, अब हमें क्या दिखा, इतने ओम प्रतिरोध में, देखिए यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध की भी बात कर रहा है, यानी कि एक कैपिटल R इक्वल टू दिया गया 1.5 ओम। इसमें एम्पियर धारा को लिखते हैं बच्चों हम I से, I इक्वल टू दिया गया है 2 एम्पियर। ठीक, अब यहाँ पर पूछ रहा है आंतरिक प्रतिरोध, यानी कि R इक्वल टू हमसे क्वेश्चन मार्क पूछा जा रहा है। अब हमने इतना लिख दिया, अब हम हेडिंग यहाँ पर लगा सकते हैं सॉल्व। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे अब हमें यहाँ पर लिखना है इसका सूत्र। सूत्र बच्चों एक आपने पढ़ा था I इक्वल टू E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये सूत्र होता है, ये सूत्र होता है। इस सूत्र में मान रखेंगे और हमारी जो मान वैल्यू रखेंगे और हमारा जो राइट आंसर है वो आ जाएगा। देखिए इसमें वैल्यू रख रहे हैं
देखिए आई का मान कितना दिया गया 2 एम्पियर, तो आई इक्वल टू जहाँ पर आई था उसकी जगह पर हमने 2 एम्पियर रख दिया। ई का मान दिया गया 3.2, अपोन में कैपिटल आर का मान दिया गया 1.5, प्लस में आपका स्मॉल आर दिया गया। बच्चों स्मॉल आर है, ठीक, स्मॉल आर दिया गया। अब बच्चों देखिए अब हमें क्या करना है, इसका सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, इसके बटे में 1 मान लेना है, ठीक है। इसके बटे में 1 मान लेंगे जब, तो हमें थोड़ी आसानी हो जाएगी सॉल्व करने में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी तिरछा गुणा इसकी इसके साथ में और इसकी इसके साथ में। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 की गुणा हमें किसके साथ करानी है, 1.5 के साथ करानी है प्लस स्मॉल आर के साथ, इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.2, क्योंकि इधर इसकी गुणा होगी 1 से तो इतना ही रहने वाला, ठीक है। अब इस मान को मैं ऊपर रख रहा हूँ, ठीक है, ऊपर रख देता हूँ, लिख देता हूँ, जैसे क्या है 2 इंटू में 1.5 प्लस स्मॉल आर इक्वल टू हमारा क्या है बच्चों 3.2 है। अब देखिए यहाँ पर इसकी गुणा होगी 3 दूनी कितने होते 3.0 या फिर इसको आप 3 कहेंगे, प्लस आपका ये 2r हो जाएगा, इक्वल टू बचेगा 3.2। अब हमें क्या करना है, देखिए अब अगर 3.2 और 3 इक्वल टू 2r, तो 3 इधर 3, इसको अगर हम 2r निकालें, हमें 2r चाहिए, तो 2r इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखिए 3.2 हम पहले लिखेंगे, अब इसका जो 3 है इसको हम पीछे लाएंगे, 3 पीछे लाएंगे। अब देखिए 2r इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 3.2 से 3 निकल जाएंगे, कितना बचेगा 0.2 बचेगा। अब r इक्वल टू हमें चाहिए, तो 0.2 अपान में 2 एकन 2, यानी कि बच्चों 0.1, यानी कि स्मॉल r का मान आ गया है 0.1 ओम। इसका जो बच्चों आंतरिक प्रतिरोध हमसे पूछा गया, देखिए यहाँ पर कह रहा था आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तो बच्चों आंतरिक प्रतिरोध को लिखते हैं स्मॉल r से, और स्मॉल r कितना आया है 0.1 एम्पियर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, इतने ओम आया है, एम्पियर नहीं, इतने ओम इसका प्रतिरोध आया है जो है आंतरिक प्रतिरोध। समझ में आ गया ना। अब बच्चों अगला न्यूमेरिकल देखिए। बच्चों अगला हमारा जो न्यूमेरिकल है इसमें हमसे कह रहा है कि बिंदु ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ये संधारित्र वाला चैप्टर है, उससे न्यूमेरिकल है। देखिए आप यहाँ पर गिवन नहीं लिखेंगे, यहाँ पर सिर्फ आप एक हेडिंग लगाएंगे सॉल्व, क्योंकि इसमें हमें क्या सबको दिया ही गया है, तो इसमें हेडिंग हमें एक लगा लेनी है क्या सॉल्व, ठीक है। अब इसको न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे, उससे पहले हम इसमें क्या करते हैं अपनी आसानी के अपने आप को जो है सही से लिखने के लिए, हम समझने के लिए इनको मान लेते हैं। इसको बच्चों हम C1 मान लेंगे, इसको मान लेंगे C2, इसको बच्चों C3 मान लेंगे, इसको C4 मान लेंगे और इसको C5 मान लेंगे। यहाँ पर 5 संधारित्र लगे तो पाँचों को हमने नेमिंग कर दी, पाँचों को नंबर दे दिया, इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर, इसको 5 नंबर, ठीक है। अब आपको समांतर और श्रेणी क्रम पता है। देखिए समांतर क्रम क्या होता है, जो ऐसे 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 लगे होते हैं सारे क्या होते हैं श्रेणी क्रम होते हैं, जो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, यानी कि ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे लगे होते हैं, ये बच्चों हमारा होता है समांतर क्रम, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखाई दे रही है 2, 3 और 4, ये कैसे लगे श्रेणी समांतर क्रम में लगे हुए, तो हम लिखेंगे C2, C3 तथा C4। C4 किस क्रम में जुड़े हैं बच्चों, समांतर क्रम में जुड़े हैं। अब हमें समांतर क्रम का सूत्र भी पता होना चाहिए बच्चों। इसको हम C इक्वल टू एक लिखते थे C1 प्लस C2 प्लस C3, ये हमारा होता है समांतर क्रम का सूत्र, यानी कि C1 C2 C3 का मतलब है जो भी दिए गए इन सभी को जोड़ना है। तो हमें कई बार C लिखना पड़ेगा, तो इसको हम बच्चों C डैश मान लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, इसके मान रख देते हैं, तो C डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए C1 का मान कितना दिया गया, यानी कि C2, इसमें सारे मान जो है 1-1 एम्पियर के हैं, 1-1 माइक्रोफैरेड के हैं, तो 1 1 2 1 3, यानी कि 3, यानी कि बच्चों हमारा C डैश का मान आ जा गया है 3 म्यू एफ का मतलब है बच्चों माइक्रोफैरेड, यानी कि C डैश 3 माइक्रोफैरेड आ गया। अब बच्चों जब हमने इन तीनों को सॉल्व कर लिया, तो इन तीनों को काटने के बाद एक, देखिए ए हमारा बिंदु ए हो गया, यहाँ पर एक प्रतिरोध हो गया। अब यहाँ पर हमने इन तीनों को सॉल्व किया है, तो हमारे पास एक आया है, और फिर ए वाला आगे वाला हो गया, फिर ये हमारा बिंदु बी हो गया। ए भी 3 म्यू एफ है माइक्रोफैरेड, ए भी 3 माइक्रोफैरेड है, जो कि हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन इन तीनों को जब हमने सॉल्व किया है तब भी हमारा कितना आया है बच्चों, 3 माइक्रोफैरेड आया।
3 ही माइक्रोफैराड आया ना। तो अब हम ये सारे देखिए आपको एक तार में लग रहे हैं और एक तार को हमने बताया था ये होता है बच्चों हमारा श्रेणी क्रम। हम लिखेंगे ये बच्चों हमारा क्या है C1 है, ये क्या है C5 है और ये वाला आया है C'। अब हम क्या लिखेंगे देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे C1 तथा C1 कामा C' तथा C5 किस क्रम में है बच्चों हमारे, ये है हमारे श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में जुड़े। समझ में आ गया। श्रेणी क्रम का सूत्र होता है 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये हमारा श्रेणी क्रम का जो है सूत्र होता है। अब बच्चों इसमें जब हम मान रखेंगे तो 1/C इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/C1 यानी कि सारे जो है 3-3 माइक्रोफैराड के हैं तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। अब बच्चों 1/3 इन सभी का आप जब लासा निकालोगे तो 3 ही आएगा। कैसे निकाला जाता है एलसीएम देखिए 3,3,3। अब ये सारे एक ही बार में 3 से कट जाएंगे, 3 1 3 तो इसका एलसीएम आ गया 3। अब देखिए 3 3 1 3 तो 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है, एक एक करके सारे तो ऊपर कितना आ जाएगा 3, 3/3 3 1 3, ठीक है। यानी कि बच्चों हमारा सी का जो मान आ गया है वो 1 आ गया है, 1 माइक्रोफैराड। यानी कि बच्चों जो हमसे पूछ रहा था कि बिंदु ए और बी के बीच में तुल्य धारिता आई है वो 1 माइक्रोफैराड। यानी कि अब हमने ए हमारा बिंदु ए था और इसमें सिर्फ एक संधारित्र बचा है और ये बिंदु बी है तो इनके बीच की इस वाले संधारित्र की जो तुल्य धारिता आई वो 1 माइक्रोफैराड आई है। यही चीज़ हमसे पूछी गई थी कि एक जो लास्ट में एक बचेगा तुल्य संधारित्र की तुल्य धारिता कितनी होगी, तो 1 माइक्रोफैराड हमारी इसकी तुल्य धारिता आई है सभी तारों को सॉल्व करने के बाद। समझ में आ गया। अब बच्चों जो न्यूमेरिकल नंबर 4 है तो इसमें सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे सॉल्व, ठीक है। अब इसमें भी हम ऐसे मान लेंगे C1 C2 C3 और C4 और इसको मानेंगे C5 और इसको मानेंगे C6 और यहाँ पर बिंदु B है और यहाँ पर आपका बिंदु A है। अब बच्चों इसको भी सेम कैसे सॉल्व करना है जो कि हमने ऊपर सॉल्व किया है। इस न्यूमेरिकल को आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हो, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद इसकी जो बिंदु ए और बी के बीच में जो तुल्य धारिता आएगी वो हमें आपको क्या करना है कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आपको ये ऊपर वाला न्यूमेरिकल समझ में आ गया है तो आप इसको अपने घर में ट्राई कीजिएगा, सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। अगर सॉल्व नहीं हो पा रहा है, किसी भी कारणवश कोई भी डाउट आ रहा है तो वीडियो को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम इसका आपको सोल्यूशन बता देंगे। लेकिन आपको एक बार ट्राई जरूर करना, विदाउट ट्राई आपको कमेंट नहीं करना, ट्राई करना। अगर सॉल्व नहीं होता तो आप कमेंट करना, हम सॉल्व करवा देंगे। जब भी न्यूमेरिकल का वीडियो लेकर आएंगे उसमें इस न्यूमेरिकल को हम मेंशन कर लेंगे। लेकिन अगर आपसे सॉल्व हो जा रहा है तो इसके बीच में जो तुल्य धारिता आएगी उसका आपको आंसर करके हमें बता जरूर देना, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट कर देना, ठीक है बच्चों। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको किसी भी कोई भी टॉपिक में डाउट आता ना तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछिएगा, ठीक है बच्चों। तो आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।